नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। देखिए, आज तारीख है 1 जून 2022 और आज की तारीख से ठीक 10 साल पहले मतलब 1 जून 2012 को रणबीर सेना के सुप्रीमो परमेश्वर मुखिया की हत्या बिहार के आरा शहर में कर दी गई थी। और आज तक मतलब 10 साल गुजर गए, परमेश्वर मुखिया को किसने मारा सीबीआई पता नहीं कर पाई। हत्यारों के बारे में सुराग देने को आज भी 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है। देखिए, रणबीर सेना के सुप्रीमो परमेश्वर मुखिया को आप किस रूप में देखते हैं यह आप जानते हैं, लेकिन इतना आपको मानना होगा, यदि परमेश्वर मुखिया ने हथियार न उठाया होता, रणबीर सेना न खड़ा किया होता, तो बिहार में नरसंहारों का दौर खत्म नहीं होता। सरकार नरसंहार खत्म नहीं होने देना चाहती थी, कारण राजनीतिक और नक्सली हिंसा को ही बढ़ावा मिल रहा था। नक्सली गोलियां चलाते थे, कत्लेआम करते थे। जवाब देने को जब रणबीर सेना तैयार हुई, परमेश्वर मुखिया आगे आए, तो नक्सलियों को भी शांत होना पड़ा। खैर, जब परमेश्वर मुखिया मारे गए 1 जून 2012 को, तब वे 30 नरसंहारों के मास्टरमाइंड थे। मतलब रणबीर सेना द्वारा किए गए 30 नरसंहारों के, जिनमें कुल 280 हत्याएं हुई थी और इन 280 हत्याओं के वे मुजरिम बनाए गए थे, बाद में बरी हो गए थे। तो देखिए, आज परमेश्वर मुखिया से पहली मुलाकात की कहानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। परमेश्वर मुखिया से जो मेरी पहली मुलाकात हुई, वह मुलाकात हुई थी 1998 में, जब परमेश्वर मुखिया चरम पर थे और परमेश्वर मुखिया की कोई तस्वीर किसी के पास नहीं थी। रणबीर सेना जवाब दे रहा था। बिहार में खून के बदले खून का ट्रेंड चला हुआ था। रणबीर सेना के सुप्रीमो परमेश्वर मुखिया से पहला साक्षात्कार लेने को देश दुनिया की मीडिया परेशान थी, लेकिन वे किसी से मिलते नहीं थे। तभी हमने कोशिश की थी कि परमेश्वर मुखिया से मुलाकात करें। देखिए, इसकी बुनियाद कैसे पड़ी, इस बात को समझिए। और परमेश्वर मुखिया ने मुझसे ही पहली बार किसी मीडिया प्रतिनिधि के रूप में क्यों मिलने का फैसला किया था। देखिए, आपको मेरे बारे में जहां तक पता है, मैं 1990 के पहले से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। शुरुआत आज अखबार से हुई थी। मैंने क्राइम रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी, लेकिन यह सच है कि मैं क्राइम रिपोर्टर होने के बाद भी साल 1992 तक नक्सली हिंसा की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था, जो नक्सल वायलेंस था। और तब तो दौर ही था। आज अखबार की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हमारे सीनियर थे विष्णुकांत। वे जहानाबाद गया के ही रहने वाले और वे भूगोल और इतिहास को समझते थे, इसलिए नक्सली हिंसा की जवाबदेही उन पर ही होती थी। फिर हमारे सीनियर थे अरुण अशेष। वे नक्सली संगठन जो थे, उनके भीतर अरुण अशेष के सोर्सेस थे। तो देखिए, नक्सली हिंसा को पहली बार कवर करने का जो मुझे मौका मिला और जहां से हमने इधर भी कदम बढ़ाया, वह नरसंहार था 12 नरसंहार। 12-13 फरवरी 1992 की रात 12 में एक बड़े नरसंहार को अंजाम दिया था पार्टी यूनिटी ने। देखिए, तब एमसीसी, पार्टी यूनिटी, माले ऐसे संगठन थे जो नक्सली संगठन थे, जो खूनी नरसंहार कर रहे थे। तो 12 गांव में जो नरसंहार हुआ था, वहां 35 भूमिहारों का कत्ल कर दिया गया था। 35 भूमिहार मारे गए थे। याद रखिए, रात को नक्सलियों ने मार्च किया था और सोए हुए लोगों को घरों से खींच लिया गया था, माता, बहन, बेटियों के सामने। और जिन माता, बहन, बेटी ने नक्सलियों से उलझने की कोशिश की थी, उन्हें बट से मारा गया था। तो फिर 35 गांव के लोग, जाति के भूमिहार, वे नहर के किनारे ले जाए गए थे और सभी का गला रेत दिया गया था। देखिए, यह खबर आई 13
फरवरी 1992 को। तब मैं और मधुरेश और हमने, मधुरेश अभी दैनिक जागरण पटना में ब्यूरो चीफ हैं, हम दोनों ने पत्रकारिता की शुरुआत एक साथ एक दिन की थी। लेकिन मधुरेश कभी क्राइम रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाने जाते रहे। हां, शब्दों का भंडार उनके पास बहुत ही बेहतर है। बड़े लिखार हैं, जब बैठते हैं लिखने को तो बंद ही नहीं होते। और इस कला में भी महारत हासिल है कि आंखों देखी का वो जो तस्वीर खींचते हैं शब्दों में, वह बेमिसाल है। तो हम और मधुरेश दोनों आज अखबार में, तब हमारे संपादकीय प्रभारी अविनाश चंद्र मिश्र थे जो इन दिनों समकालीन तापमान निकालते हैं। उन्होंने हम दोनों को भेजा। हम लोग वहां पहुंचे, पहली बार किसी नरसंहार की रिपोर्टिंग करने को गए थे। आप समझ सकते हैं 12 गांव का दृश्य क्या रहा होगा। हम लोगों ने उस भयावह दृश्य को देखा और इसके बाद वहां की रिपोर्टिंग की। दिन भर खाने को कुछ भी नहीं मिला था, सभी गमगीन थे। और आपको आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा नरसंहार हो गया था, लेकिन लालू यादव की सरकार का कोई भी मंत्री 12 गांव में आंसू पोंछने को नहीं गया था। देखिए, जब हम लोग लौटे इस 12 नरसंहार को कवर करने के बाद, जैसा मैंने बताया कि मधुरेश तो क्राइम रिपोर्टर थे नहीं, तो धीरे धीरे नक्सली वायलेंस या नरसंहारों की रिपोर्टिंग के प्रति भी मेरी दिलचस्पी बढ़ी। लेकिन हमने एक ट्रेंड देखा कि जब ये नक्सली संगठन, मतलब एमसीसी पार्टी यूनिटी लिबरेशन, नरसंहार करता, सबन जाति के लोगों को मारता, मारे तो दोनों तरफ से बेकसूर और निरीह लोग ही जाते थे। लेकिन जैसा 12 में भूमियारों का कत्ल हुआ, वैसा ही कत्ल दूसरे स्थानों पर जब ये नक्सली संगठन करते तो अखबारों में, पता नहीं कैसे वह दौर था, अखबारों में इन नक्सली संगठनों के मिजाज से ही मारे जाने वाले लोगों को सामंती, अपराधी, गुंडा कहा जाता, लिख दिया जाता। जबकि मेरा मानना था कि मार कोई भी रहा है, नक्सली या नक्सली विरोधी, सभी निरीह लोग मारे जा रहे हैं। बस खून का बदला खून चल रहा है, गिनती को गिनती से मिलाया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर न्यूज रूम में मेरी लगातार बहस होती थी कि यदि आप मारे जाने वाले सबन जाति के लोगों को सामंती, गुंडा और बदमाश कह रहे हैं, तो फिर जो दूसरे पक्ष के लोग मारे जा रहे हैं उन्हें आप निरीह क्यों कहते रहे हैं? मतलब जिन्हें सबन संगठन के लोग मार रहे हैं उन्हें आप निरीह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों ओर मारे गए लोग तो उनका कोई इतिहास नहीं होता है। तो यह बहस चलती रही और हमने एक और चीज नोटिस की थी इस दौरान कि जब नक्सली नरसंहार करते, देखिए वो जमाना कोई मोबाइल का तो था नहीं, अखबार के दफ्तरों में शाम होते होते एक विज्ञप्ति पहुंच जाती थी। अखबार के दफ्तरों के बाहर एक विज्ञप्ति बॉक्स लगा होता था या फिर रिसेप्शन पर विज्ञप्ति जमा करना होता था। अब यह विज्ञप्ति कौन दे जाता था किसी को पता नहीं होता था, लेकिन नक्सली संगठन की विज्ञप्ति आ जाती थी और उसमें यह बताया जाता था कि मारे गए लोगों को मारकर कितना बड़ा संदेश दिया गया है। खैर चलिए, तो हमने कहा कि नहीं, खून का रंग एक है, इसलिए मारे गए लोग यदि बेकसूर हैं, चाहे उनकी जाति भूमियार हो, चाहे उनकी जाति पासवान हो, किसी को आप सामंती, गुंडा या फिर दूसरे पक्ष को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें महज बेकसूर नहीं ठहरा सकते हैं। तो यह ट्रेंड, और इसके बाद हमने जब देखा कि नक्सली संगठनों को कवर करने वाले बहुत लोग हैं और रणवीर सेना जो तेजी से आगे आ रहा था, जिसके सुप्रीमो बरमेश्वर मुखिया पहचाने जा रहे थे, उन्हें कवर करने वाला कोई नहीं है, वहां तक किसी की पहुंच ही नहीं है। तो हमने धीरे धीरे सेंधमारी करने की कोशिश की कि यहां तक पहुंचना है। अब पूरा बिहार बरमेश्वर मुखिया को खोज रहा था, क्योंकि लगातार नरसंहार,
नक्सली एक करते तो दूसरा ये करते, गोली का जवाब गोली, खून का बदला खून। तो पुलिस की दिलचस्पी नक्सली संगठनों के प्रति बहुत नहीं थी, लेकिन रणबीर सेना और बरमेश्वर मुखिया टारगेट पर चढ़ गए थे। लेकिन बरमेश्वर मुखिया मिले कैसे, बरमेश्वर मुखिया की पहचान कैसे हो, बरमेश्वर मुखिया हैं कौन, यह पता ही नहीं चलता। बस इतनी खबर मिलती कि वे भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। लेकिन जो रणबीर सेना का कार्यक्षेत्र था वह तो अब भोजपुर से लेकर जहानाबाद, गया से लेकर औरंगाबाद तक जा चुका था। तो फिर धीरे धीरे जब हमने पहुंच बनाने की कोशिश शुरू की और जब मैंने देखा कि पूरी दुनिया बरमेश्वर मुखिया को खोज रही है, कोई खोज नहीं पा रहा है, तो हम क्यों न खोजें। फिर हमने यह पाया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो रणबीर सेना को मदद पहुंचाते हैं। पहले हमने ऐसे किसी एक व्यक्ति की तलाश की और हमने यह समझाते हुए कहा कि जब नक्सली नरसंहार करते हैं तो विज्ञप्ति जारी करते हैं, आप जब नरसंहार करते हैं तो विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी करते, क्यों नहीं अपना पक्ष रखते हैं। कुछ ही दिनों के बाद हमने यह देखना प्रारंभ किया कि अब रणबीर सेना की विज्ञप्ति भी आने लगी और रणबीर सेना की विज्ञप्ति के लिए जो लेटर हेड छपा था उस पर कार्यालय का पता न्यू पुलिस लाइन पटना लिखा था। तो हमने यह समझ लिया कि जो मेरा सूत्र है वह आज न कल रणबीर सेना के सुप्रीमो बरमेश्वर मुखिया तक पहुंचा सकता है। नरसंहार चल रहे थे, साल गुजरते जा रहे थे। अब साल 1998 जब मेरी मुलाकात हुई तब की कहानी आप वो करते हैं। नरसंहार बहुत तेजी से हो रहे थे और मैं रणबीर सेना में अपनी पैठ बना चुका था। पैठ बनाने का मतलब यह कि खबर मुझ तक सही से पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। धीरे धीरे इस बात पर सहमति बन गई थी कि रणबीर सेना वाले अपने सुप्रीमो बरमेश्वर मुखिया से मेरी मुलाकात कराएंगे, लेकिन यह मुलाकात कैसी होगी, कहां होगी, इस पर संशय था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह था कि यदि यह मुलाकात हो जाए तो क्या आज अखबार बरमेश्वर मुखिया का साक्षात्कार, पहला साक्षात्कार छापने को तैयार होगा, लालू यादव की सरकार। तो देखिए यह कोशिश शुरू हुई 3 महीने पहले, जनवरी 1998 में हमने साक्षात्कार किया था, लेकिन इसके लिए अंतिम प्रयास की साक्षात्कार करेंगे हमने प्रयास प्रारंभ कर दिया था अक्टूबर 1997 में ही। और आज अखबार में इस बात पर सहमति बन गई कि यदि बरमेश्वर मुखिया इंटरव्यू देते हैं, पूरी दुनिया उन्हें इंटरव्यू के लिए तलाश रही है, तो हम उसे प्रमुखता से छापेंगे। अब बारी मेरी थी। मैं लगातार प्रयास करता रहा अपने संपर्क सूत्रों से, लेकिन खतरे भी कम नहीं थे। मुझे इस बात का एहसास था, क्योंकि यदि कहीं थोड़ी सी भूल हुई या मैंने नासमझी की तो मेरी जान जा सकती थी। मैं तब फतुआ से आता जाता था पटना, रात को अखबार की जीप पर सवार होकर 2 बजे घर पहुंचता था। मेरे पिताजी देवघर चले गए थे, तो हमने ऐसे मौके की तलाश की जब मेरा परिवार, मतलब मेरी पत्नी, बच्चे भी मेरे पिता के पास रह रहे हो देवघर में, तब हम इस इंटरव्यू की ओर आगे बढ़े। ऐसा दिन आ गया जनवरी 1998 के प्रारंभ में। पूरा परिवार मुझे छोड़कर देवघर में था। मुझे लगा कि यहां कोई मुझे तलाशेगा नहीं, और मैंने रणबीर सेना के भीतर अपने दूत को इस बात की हरी झंडी दे दी कि अब हम साक्षात्कार करेंगे। तो देखिए, घर से तो मैं निश्चिंत था कि घर में मुझे कोई खोजने वाला नहीं है, लेकिन अखबार के दफ्तर में भी नहीं बताना था। तो देखिए, अखबार के दफ्तर में ना बताने के लिए मैंने क्या किया, मैं बिना बताए, बिना छुट्टी लिए गायब हो गया। लेकिन रिस्क फैक्टर का मुझे एहसास था। आज अखबार में मेरे करीब बैठते थे अरुण अशेष, बिल्कुल मेरे पास वाली मेज पर साथ साथ। तो जो मेरी मेज थी जिसमें ड्रॉअर था, हमने उस रात को, जिसके आगे की सुबह में हमें बरमेश्वर मुखिया से मिलने जाना था, हमने एक पुर्जी लिख कर रख दिया कि बरमेश्वर मुखिया से मिलने जा रहे हैं,
कब लौटेंगे पता नहीं। तो देखिए, परमेश्वर मुखिया से मिलने के लिए मैं पटना से ट्रेन में सवार होकर जहानाबाद गया। जहानाबाद में मुझे कोई लेने वाला था। इसके बाद टेम्पो से, मोटरसाइकिल से मुझे ले जाया गया। कहां ले जाया गया मैं बता नहीं सकता। और घंटों या यूं कहें कि रात भर इंतजार कराया गया, ऐसी जगह पर जहां मैं सोच भी नहीं सकता था और मैं अकेले था। फोटोग्राफर को ले जाने की अनुमति नहीं थी। अगले दिन देखिए, अब अगले दिन जब मुलाकात हुई बरमेश्वर मुखिया से, तो जिस व्यक्ति की पहचान बरमेश्वर मुखिया के रूप में कराई गई, वह व्यक्ति तो पिछले 2 घंटे से मेरे सामने बैठे थे। मतलब 2 घंटे तक हम पहचान ही नहीं पाए कि यह बरमेश्वर मुखिया ही है। यह भी एक तरकीब थी मेरी विश्वसनीयता को जांचने की। तो 2 घंटे के बाद जब पहचान हुई, मुझे याद है 40 की उम्र पार किए थे बरमेश्वर मुखिया। वे जब आए थे तो शर्ट और कुर्ता और पैजामे में वे मुझसे मिले और आंखों में चश्मा लगा था। देखिए, जब पहचान हो गई, बात शुरू हुई, तो आप देखकर तो कह ही नहीं सकते थे कि ये बरमेश्वर मुखिया हो सकते हैं, नरसंहारों के मास्टरमाइंड हो सकते हैं और इतनी सारी हत्याओं के मुजरिम हो सकते हैं। लेकिन जब बरमेश्वर मुखिया ने जान पहचान के बाद कहना शुरू किया, तो कहते ही गए। बरमेश्वर मुखिया ने कहा, खून बहता ही रहेगा, यह लिखकर आप छाप दीजिए। बरमेश्वर मुखिया ने कहा कि एक और नरसंहार के लिए हम तैयार हैं, यह रामपुर चौरम का जवाब होगा। यदि हिम्मत है सरकार को तो रोक ले, हिम्मत है नक्सली संगठनों को तो रोक ले। और इसके बाद उन्होंने सारी बातें कही। उन्हें इस बात पर गहरी आपत्ति थी कि मीडिया, जब भूमिहार जाति के लोग मारे जाते हैं, सबन जाति के लोग मारे जाते हैं, तो उन्हें नक्सली संगठनों के कहने पर सामंती, गुंडा, बदमाश कहता है। और जब रणबीर सेना बदले में कार्रवाई करता है तो उन्हें निरीह और बेकसूर कह दिया जाता है। यह बात ठीक नहीं है। तो मीडिया के इस स्वभाव से लालू यादव को उन्होंने खुली चुनौती दी। और देखिए, जैसा 8 जनवरी 1998 को वो साक्षात्कार आज अखबार में प्रकाशित हुआ था, हड़कंप मच गया था, क्योंकि रणबीर सेना के संस्थापक, रणबीर सेना के सुप्रीमो बरमेश्वर मुखिया का यह पहला साक्षात्कार था। आपको सच बताएं, इस साक्षात्कार के दौरान हमने बरमेश्वर मुखिया से पूछा था, लेकिन यह छापने पर तब मनाही थी, कि क्या कोई ऐसा पुलिस वाला है जो आपको पहचानता है। तो बरमेश्वर मुखिया ने कहा था, हां, एक पुलिस वाला है और वह लंबे अरसे से पहचानता है। मैंने पूछा, कौन? तब सीनियर एसपी थे पटना के सुनील कुमार, जो आज की तारीख में बिहार सरकार के मंत्री हैं। मैंने पूछा, सुनील कुमार आपको कैसे पहचानते हैं? तो बरमेश्वर मुखिया का जवाब था कि सुनील कुमार पटना के सीनियर एसपी बनने के पहले भोजपुर के एसपी भी थे, और जब भोजपुर के एसपी थे तो बरमेश्वर मुखिया ने रणबीर सेना की विधिवत स्थापना तो नहीं की थी, लेकिन वे नक्सलियों के खिलाफ थे और नक्सलियों के बारे में वे सूचनाएं, नक्सलियों के खिलाफ सूचनाएं सुनील कुमार को दिया करते थे, इसलिए जान पहचान थी। तो बरमेश्वर मुखिया को लगता था कि यदि मेरी तस्वीर कहीं से भी बाहर चली जाए तो सुनील कुमार मुझे परेशान कर सकते हैं। बरमेश्वर मुखिया ने इस बात का भी राजफाश किया था कि पूरी दुनिया की पुलिस मुझे आज खोज रही है, लालू यादव परेशान है। लेकिन सच यह है कि पटना के सुल्तानगंज थाने में मैं 2 दिनों तक हवालात में बंद था और फिर छूटकर चला आया था। बरमेश्वर मुखिया देखने से बिल्कुल मास्टर साहब जैसे लगते थे, कहीं से इतने बड़े संस्थापक या सुप्रीमो तो दिखते ही नहीं थे।
तो मैंने पूछा आप सुल्तानगंज थाना की कस्टडी में कैसे पहुंच गए? तो देखिए, एक वाकया हुआ था पटना में, बड़ी चर्चा हुई थी। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है पटना के अशोक राजपथ पर। तो एक दिन बस से जब छात्राएं लौट रही थी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की राजेंद्र नगर, तो उस बस के भीतर कुछ लफुए गुंडे घुस गए थे और अशोक राजपथ से लेकर राजेंद्र नगर तक गदर काट दिया था। इस घटना ने इतना ज्यादा हंगामा बरपाया था कि पूछिए मत। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री को सफाई देने को अगले दिन स्कूल पहुंचना पड़ा था और इसके बाद पुलिस ने उन मवालियों को, उन गुंडों को जिन्होंने बस के भीतर गदर काटा था, उन्हें पकड़ने के लिए ब्लाइंड रेड शुरू किए थे, क्योंकि पहचान तो थी नहीं। तो सैदपुर हॉस्टल जिधर है या फिर कहे सैदपुर नहर के इलाके में जो लॉजेज हैं वहां रेड्स हो रहे थे, छापेमारियां चल रही थी। जो लोग मिल रहे थे, जिन्हें भी संदिग्ध माना जा रहा था, उन्हें उठा लिया जा रहा था। तो वैसे ही एक लॉज से कुछ लड़कों के साथ बरमेश्वर मुखिया भी उठा लिए गए थे और ले जाकर बंद कर दिए गए थे सुल्तानगंज थाने में। बरमेश्वर मुखिया ये ही कहते रहे कि मैं तो मास्टर हूं, वे अपनी पहचान ऐसे ही देते थे। तो जब सुल्तानगंज थाने की हाजत में बरमेश्वर मुखिया बंद थे, तब उन्हें इस बात का डर लगता था कि कहीं सुनील कुमार पटना के एसएसपी ना आ जाएं और वे देख न लें। यदि वे देख लेंगे तो मुझे पहचान लेंगे और फिर तो मैं गिरफ्तार ही हो जाऊंगा। सुनील कुमार पहुंचे भी थे, लेकिन वे हाजत की ओर नहीं गए। हाजत में जो लड़के बंद थे, ये तो बूढ़े दिख रहे थे, उन्हें बुलाया गया, उनकी पेशी हुई और इसके बाद बरमेश्वर मुखिया छूट गए थे। तो देखिए, बरमेश्वर मुखिया की कहानी, बरमेश्वर मुखिया से मेरी मुलाकात की यह कहानी, और बरमेश्वर मुखिया ने जो कहा, 8 जनवरी 1998 को इंटरव्यू छपा था बरमेश्वर मुखिया का, जो मैंने किया था। मैं उसी रात को 8 जनवरी 1998 को पटना से दिल्ली जा रहा था। नरसंहार की बात कह दी गई थी कि नरसंहार करेंगे, बस तारीख निकलना है, सब कुछ सेट है। राजधानी एक्सप्रेस से जा रहा था, तब राजधानी एक्सप्रेस पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती थी, मैं सेकंड एसी में। तभी नेता प्रतिपक्ष थे सुशील कुमार मोदी राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होने को पहुंचे थे। उन्हें एसी फर्स्ट में सवार होना था। उन्होंने दूर से मुझे देखा और मेरे करीब पहुंच गए। उन्हें भी आश्चर्य हो रहा था कि मैंने बरमेश्वर मुखिया का इंटरव्यू कर लिया। वे कह रहे थे, सचमुच किया क्या? वे जानना चाहते थे कि क्या नरसंहार होगा, ऐसा आपको भी लगता है? मैंने कहा, बरमेश्वर मुखिया ने कहा है और बरमेश्वर मुखिया कमिटेड लग रहे हैं। तो चलिए, ये तो इंटरव्यू की बात थी, लेकिन बरमेश्वर मुखिया ने जो कहा, नरसंहार करके दिखाया। फिर से बिहार में बड़ा नरसंहार हुआ। सरकार मेरी रिपोर्ट पर पहले सोती रही और जब नरसंहार हो गया तो सरकार जागी और ऐसा लगने लगा कि सबसे बड़ा मुजरिम मैं ही हूं। अब मुझसे पूछताछ शुरू हो गई। अरे, आपको नरसंहार रोकना था अखबार की रपट के आधार पर, तो आप पहले रोकने की कोशिश करते। बवाल तब और बढ़ गया जब 12 फरवरी 1998 को राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त कर दी गई। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त किया था। ठीक है, बर्खास्त की बहुत दिन तक नहीं रही, क्योंकि सोनिया गांधी ने लालू यादव का बचाव किया था। तो देखिए, जब सरकार बर्खास्त हुई, सरकार को लगने लगा कि अब रणबीर सेना को खत्म करना और बरमेश्वर मुखिया को पकड़ना सबसे बड़ा टास्क है, तो लालू यादव ने मिलने को मुझे बुलाया। सरकार तुरंत बर्खास्त हुई थी। मुझे याद है, एक अन्य मार्ग में पहुंचा। लालू यादव मुख्यमंत्री निवास के आउट हाउस में बिल्कुल ही परेशान सी अवस्था में अर्धनिद्रा में थे। शंकर प्रसाद टेकरीवाल वहां बैठे थे, जो सरकार में काबीना मंत्री हुआ करते थे। मेरे पहुंचते ही शंकर प्रसाद टेकरीवाल को
जाने को उन्होंने कहा। और फिर लालू यादव मुझसे इस तरीके से बात करने लगे मानो आत्मीयता कितनी गहरी हो। वे चाहते थे कि मैं बरमेश्वर मुखिया का सुराग दे दूं, चाहे बदले में मैं कुछ भी ले लूं। लेकिन मुझे पत्रकारिता के धर्म का पता था और मुझे पता था कि यदि मैंने बेईमानी की तो मेरा अंजाम क्या होगा। बरमेश्वर मुखिया है क्या। तो मैं बात बनाकर वहां से निकल लिया। और इसके बाद आपको पता है कि फिर तो कई मीडिया हाउसेज ने बरमेश्वर मुखिया का इंटरव्यू किया और इसके बाद हमारी कई मौकों पर मुलाकात होती रही। पटना में पुनाईचक में उनके परिवार के एक सदस्य रहा करते थे। बरमेश्वर मुखिया के बारे में आपको हम यह जरूर बताना चाहेंगे कि वे संगठन के प्रति, मतलब रणवीर सेना के प्रति, रणवीर सेना कितना अच्छा कितना बुरा इसे आप परिभाषित करें, लेकिन वे अपने संगठन के प्रति बहुत ही समर्पित थे। संगठन का एक पैसा भी किसी दूसरे काम में खर्च नहीं करते थे। आगे तो आपको पता है 2002 में उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी भी सुनील कुमार की टीम ने ही की थी, तब पटना के सीनियर एसपी ही थे। और आगे आपको मालूम है कि 2011 में वे जेल से छूट कर आए थे। 2012 में हत्या ही हो गई 1 जून 2012 को। तो आज मुझे लगा कि आज यह कहानी आपको सुनाएं। हत्या के बाद आरा से लेकर पटना तक क्या हुआ था यह भी आप जानते हैं। उस कहानी को भी कभी हम आपको सुनाएंगे। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।